नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। जिंदगी के बहुत सारे रंग हैं, सिर्फ वो ही नहीं जो हम और आप देखते हैं। आज के इस एपिसोड में हमारी कोशिश है आपको इन्हीं कुछ रंगों से रूबरू कराने की। कहानियां हिम्मत और हौसले की, जज्बा जो अपनी राह खुद चुनता है। ये वो जिंदगियां हैं जो अपनी राह चुन रही हैं, अपनी कहानियां खुद लिख रही हैं, क्योंकि समाज के जो बनाए हुए पैमाने हैं उसमें ये फिट नहीं होते। समाज सिर्फ आदमी और औरत की पहचान करता है, लेकिन सच्चाई इसके अलावा भी है। इसी तीसरी पहचान को इसी 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कानूनी लिबास पहनाया। हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स की, किन्नरों की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इन्हें स्त्री या पुरुष के अलावा तीसरे लिंग की पहचान दी जाए और इन्हें सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ों का दर्जा मिलेगा। इस फैसले के बाद क्या जिंदगी इन लोगों के लिए आसान होगी? बहुत हिम्मत की बात है अपने सच को मानना। कुछ मिसालें हैं जो न सिर्फ अपनी जिंदगी बहादुरी से जी रही हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों को राह दिखा रही हैं। इनमें शामिल कई नाम हैं, चंद नाम आपको गिना रहे हैं। लक्ष्मी त्रिपाठी, रोज वेंकटेशन, ओल्गा। पहले ओल्गा की कहानी जो उनको और करीब से जानने में मदद करेगी। मेरी आत्मीपन के ऊपर मुझे बहुत नफरत थी। शायद इसी नफरत ने बिनी नाम के लड़के को आज ओल्गा बनने की हिम्मत दी। आज ओल्गा समाज सेवा के काम में जुटी है और बहुत सारे अनाथ बच्चों की माँ भी। 1000 के बच्चे के ऊपर मैं देखती हूँ, उसमें मैं एक मम्मा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा मम्मा बन गई हूँ। मैं भगवान की बहुत अच्छी तरह मानती हूँ, नहीं भगवान के साथ बहुत झगड़ती हूँ। ये बच्चे की ज़िंदगी, गरीब बच्चे की ज़िंदगी, HIV एड्स इन्फेक्टेड के बच्चे की ज़िंदगी, औरतों की ज़िंदगी, बहुत कष्ट में रहने के समय तो मैं भगवान के साथ बहुत झगड़ती हूँ, उनके साथ बहुत शिकायत करती हूँ। मेरे बारे में कभी शिकायत नहीं करती हूँ। टीनेज में डर लगना लगे थे, क्योंकि मुझे फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने लगे थे, डर लगने लगे थे। फिर मैंने एग्ज़ाम के बाद उसके बारे में, मुझे डर के बारे में मैंने आत्महत्या करने के लिए कोशिश कर रहे थे। फिर मेरी फैमिली को इसके बारे में मालूम ही नहीं थे, उन्होंने मुझे बचाए। फिर मुझे थोड़ी बहुत विश्वास आने लगे, हम कैसे भी जीना है, ये ज़िंदगी मरने के लिए नहीं है। ये यकीन और जिंदगी जीने का हौसला उसे माँ और भाई के प्यार और भरोसे से मिला, लेकिन साथ ही ये उलझन भी थी कि दोहरी जिंदगी कैसे जिए। शरीर में आत्मीपन है, लेकिन वो मन में औरत बनकर हम नहीं रह सकती हूँ इस दुनिया में। इस मुश्किल को हल करने के लिए शुरू हुआ डॉक्टरों का चक्कर। फिर मैंने 11th और 12th खत्म करने के बाद मैं खुद डिसीजन किए, मुझे सेक्स से चेंज करना ही पड़ेगा। फिर मैं पहले साइकाट्रिस्ट, फिर बाद में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, फिर बाद में प्लास्टिक सर्जन के पास जाकर सारे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जैसे लिए मैंने। काबिले तारीफ है कि दिन रात मेहनत करके ओल्गा ने खर्च का इंतजाम भी खुद किया। सारे पैसा जमा करके इसके लिए मैंने रखे, और मेरे घर में भी थोड़ी बहुत मुझे 10-20 हज़ार मुझे उन लोग भी मदद करते थे, मेरे भैया और मम्मा ने। ओल्गा के हिम्मत और हौसले की जो ये कहानी आपने देखी, वो उनको और करीब से जानने में आपकी मदद करेगा। लेकिन इस पैनल में और भी लोग शामिल हैं, हम सबसे आपकी मुलाकात करा दें। शो में हमारे साथ मौजूद हैं ओल्गा, चेन्नई से। ओल्गा बी एरॉन जो ब्रावो फाउंडेशन की संस्थापक हैं, शौकिया तौर पे मॉडलिंग भी करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओल्गा हमारे शो में। और इसके अलावा हमारे साथ लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, लगातार किन्नरों के अधिकार के लिए काम करती रही हैं। किन्नरों के लिए जो ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, उसमें याचिका दायर करने वालों में से एक लक्ष्मी थी। अपने NGO अस्तित्व के जरिए लगातार किन्नरों के लिए काम किया है इन्होंने, और बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स के लिए रोल मॉडल हैं। इसके अलावा हमारे साथ शबनम हैं, शबनम मौसी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उन्हें तमाम लोग इसी नाम से जानते हैं, और पहली किन्नर जो कि विधायक चुनी गई, रोज वेंकटेशन, बहुत स्वागत है आपका। रोज,
पहली ट्रांसजेंडर रही जो कि एक टीवी टॉक शो की होस्ट थी, उसके बाद आप रेडियो जॉकी बनी। इसके अलावा जो दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं उसमें है संजीव भटनागर जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से जुड़े हैं, वकील हैं, और साथ ही समीर मल्होत्रा जो कि मनोवैज्ञानिक हैं। इन तमाम लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने ओल्गा की कहानी देखी और आप जानना भी चाहेंगे कि ये जो एक पूरी जो जिंदगी ओल्गा की अब तक रही है वो कितनी आसान या कितनी मुश्किल उनके लिए थी। ओल्गा, मैं जानती हूँ कि आप बहुत सारे बच्चों की देखभाल करती हैं, एनजीओ चलाती हैं, उन सब की माँ हैं। इतना जो आपने समाज के लिए काम किया है, क्या समाज ने उतने ही खुले दिल से आपको अपनाया? जरूर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग मी। अभी तक सब ठीक चल रही है एंड सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट एक बड़ा अप्रिसिएशन है, एनकरेजिंग है और ज़्यादा हिम्मत बढ़े हैं और आगे चलने के लिए। लेकिन ये वर्डिक्ट और ज़्यादा चाहिए हमें। वी डिज़र्व मोर बिकॉज legally, policy wise we should be recognized. The transgenders issues or the problem starts from the very beginning of our life, from the childhood it starts. So at the early adolescent period, when we really show or express our own feelings, like a boy like a girl or a girl like a boy, the issue starts from there. There is no understanding among the parents, the education institutions, neighborhood, workplace. So there starts the आपके issue. ओल्गा, आपकी माँ और आपके भाई जो रहे हैं, हम जानते हैं, हमने आपकी जो भी कहानी देखी उसमें भी आपने बताया, उन्होंने बहुत आपका समर्थन किया, हर कदम पे आपका हौसला बढ़ाया। उसी वजह से आप इतना बड़ा फैसला ले सकी इतने पहले। अब तो माहौल काफी बदला है, पर आपने जब सेक्स चेंज का फैसला लिया था उस वक्त बात कुछ और थी, और तब ये परिवार से ही हौसला मिला था आपको। हाँ, लेकिन when there is a family acceptance, so there was no issue. Like I didn't have to wait till the Supreme Court to say that I'm a third gender. I was able to access all kind of empowerment entitlements with my parents' help. That is what I'm trying to say here. Unless and until the policy supports, the parents will not be able to accept. We are talking about the third gender above 18, but we should also concentrate on the children with gender non-conformity below 18. Therefore, they will be able to access education, other aspects of social empowerment. लक्ष्मी त्रिपाठी भी हमारे साथ इस वक्त है जम्मू से। लक्ष्मी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप अपने एनजीओ अस्तित्व के जरिए लगातार काम करती रही हैं किन्नरों के लिए, और आप एक याचिकाकर्ता भी थी। ये जो ऐतिहासिक फैसला आया उसके लिए कई तमाम फिल्में बनी हैं आपकी ज़िंदगी पर। डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी मैं पढ़ रही थी कि एक जर्मन फिल्म मेकर है टॉमस लॉथमन, उनकी डॉक्यूमेंट्री थी बिटवीन द लाइन द थर्ड जेंडर ऑफ इंडिया। ये इसमें आपका मुख्य किरदार रहा आपका। आप कहती रही हैं कि लिंग के आधार पर जो अल्पसंख्यक आबादी है उनको नौकरी नहीं मिलती है, इस वजह से वो मजबूर हैं कि वो प्रोस्टिट्यूशन में जाएं या वो नाच गा कर पैसे कमाएं। अगर उन्हें नौकरी मिलेगी तो हालात किस तरह से बदलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कुछ रिजर्वेशंस की बात की है नौकरी पे। देखिए, रिजर्वेशंस की बात करिए और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने जो जस्टिस सीकरी और जस्टिस राधाकृष्णन ने कहा था कि किसी देश का डेवलपमेंट, उत्थान उसकी इकोनॉमी से, डेवलपमेंट से नहीं जोड़ा जा सकता है। वो भी एक छोटा तबका है, पर सबसे बड़ा तबका है ह्यूमन डेवलपमेंट, उन्होंने कोर्ट में कहा था। और आज हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, पर उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है सेंटर से लेकर और हर एक स्टेट में वर्क प्लेस पॉलिसी होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। कल के दिन अगर मेरे बॉस को मेरी लिपस्टिक नहीं पसंद आई, मेरा काजल नहीं पसंद आया, वो मुझे निकाल सकता है जॉब से। तो एक प्रॉपर मतलब लॉज होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है एजुकेशन लेवल। आज जैसे ओल्गा भी कह रही थी कि बहुत बचपन से शुरुआत होता है, और एजुकेशन में चाहे वो रैगिंग हो, चाहे वो टीजिंग हो, चाहे अमेंडमेंट हो रहा था, हम बहुत चिल्लाते रह गए कि ट्रांसजेंडर वुमेन्स को भी उसके अंदर लीजिए, वो नहीं लिया गया। पर अब ये वक्त है जब सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने हमें एटलीस्ट भारतीय होने का
मतलब सम्मान के साथ भारतीय होने का, थर्ड जेंडर या अपनी लैंगिकता को चूज करने का हक दिया है। उसके साथ मैं देखिए, मैं वो जजमेंट लेके, मैं जब से ये जजमेंट आया, मैं बम्बई, दिल्ली बम्बई, पंजाब, दिल्ली चल रहा है। आज जजमेंट आया हो सब जगह। लाइन में इस वक्त कुछ गड़बड़ है लक्ष्मी, जिस लाइन के जरिए हम आपसे बात करें, चूंकि जम्मू से हमारे साथ हैं। वापस हम आप पर आएंगे। शबनम जी हमारे साथ हैं, जो अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे आपको लगता है कि जो एक तरह से सोशल स्टिग्मा है या सामाजिक कलंक जिसको समझा जाता था, उसको बदलने में कितनी मदद मिलेगी? 1994 में पहली दफा देश ने अधिकार दिया था वोट करने का किन्नरों को। अब इस फैसले से इसमें जब फैसला आया, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, या क्या कमी इसमें लगी है, क्या और होना चाहिए? ये माइक हमको लगाया है कि अभी ये पूछ रहे हैं? माइक लगा है ना? आप बात करें। आ रहा है समझ जी में? जी हाँ। मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ मैम कि जो थर्ड जर्नल का फैसला दिया गया है, समझे, तो उसमें क्या है मैडम कि त्रिपाठी जी ने जो पहल की है, पहल जो की है, एक किन्नरों को अधिकार दिलाया है। लेकिन वो ठीक है, अधिकारी दिला दिया है, लेकिन अधिकार के साथ साथ जो पढ़े लिखे नहीं है किन्नर, रुपए में 90% पढ़े लिखे किन्नर नहीं है, जिन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया है, मेरी बात को समझिए गंभीरता से, जिन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया है वो तो खैर नौकरी का लाभ लेंगे। जिन्होंने एजुकेशन नहीं लिया है, टोटली बचपन से नाच गाने में रह गए, वो घर से निकल गए, मोहल्ले से बिगड़ गए, उनको घर से भगा दिया, भाई मिला साल ने तेरी वजह से हमको लोग छक्का का भाई है करके बोलते हैं, हिजड़े का भाई है। प्लीज डोंट माइंड एवरीबॉडी। बहन है, शादी उनकी नहीं होती है, तो तू घर से निकल जाए, यहाँ से खबरदार यहाँ आना नहीं। तू बाल बढ़ा के घूमता है तो हमको बोलते हैं देखो फलाने का भाई है। एक बात ऐसी बेइज्जती, बहन स्कूल्स वगैरह में जाती हैं। आप कह रही हैं कि शिक्षा, जो लोग शिक्षित नहीं है उनके लिए क्या, तो शिक्षा में भी कुछ रिजर्वेशन की बात है, स्कूल कॉलेज में भी दाखिले में भी कुछ उन्होंने कहा है कि प्रेफरेंस मिलना चाहिए। मैं आपसे मैडम बहुत गंभीरता बताना चाहती हूँ। हाँ। हिजड़ा जो है, जो व्यवसाय अभी वो कर रहा है, उसको छोड़ के वो पढ़ने अब नहीं जाएगा। हाँ, ये मैं इस बात को जान सकती हूँ कि आज अगर ये मतलब फैसले का लाभ उसको मिल सकता है जो पैदा होगा, पैदा होने के बाद उसके माँ बाप को ये मालूम हो जाएगा कि थर्ड जर्नल को लाभ का प्रावधान है, तब उसके माँ बाप उसको पढ़ा के लिखा के रखना पसंद करेंगे। और इस जनता में, पब्लिक्स में, प्लेस में जो तिरस्कार है, उस तिरस्कार का पहले खंडन करना पड़ेगा। जनता इनको गले लगाए। जनता आप इनको जो कह रही कि जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए समस्या है, और जो आने वाली बहुत बड़ी रोज को मैं शामिल करना चाहूंगी इस चर्चा में। आप काफी पढ़ी लिखी हैं, आप बाहर भी गई पढ़ने के लिए, आप अमेरिका भी गई थी पढ़ने के लिए। जो शबनम जी कह रही हैं उस बात से आप सहमत हैं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है और इस फैसले से उनको अभी कोई फायदा नहीं मिलेगा? Yeah, I think that is true. What she's trying to say is that a huge percentage of the transgender population in India is largely uneducated, and it has already been assimilated into a thousands of year old culture that thrives upon sex work and maybe begging.